गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रूसो की सामान्य इच्छा। इससे पहले के वीडियो में हमने बात करी थी रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की, और मैंने आपको बताया था कि रूसो के अनुसार किस तरीके से राज्य का निर्माण होता है। रूसो का ये कहना है कि सभी व्यक्तियों के द्वारा अपने सभी अधिकारों का समर्पण किया जाता है। ये अधिकारों का समर्पण संपूर्ण समाज को किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप एक सामान्य इच्छा की उत्पत्ति होती है और सभी व्यक्ति इस सामान्य इच्छा के अधीन रहते हुए कार्य करते हैं। तो सामान्य इच्छा का ये जो कंसेप्ट है, ये रूसो को राजनीतिक दर्शन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण देन है। और आज हम सामान्य इच्छा के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि सामान्य इच्छा क्या है, कैसे इसका निर्माण होता है, क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात अगर हम करें सामान्य इच्छा के बारे में, तो देखिए सामान्य इच्छा का जो कंसेप्ट है वो इस बात पर आधारित है कि व्यक्ति में दो तरह की इच्छाएं होती हैं। एक होती है यथार्थ इच्छा, एक्चुअल विल, और दूसरी होती है आदर्श इच्छा, रियल विल। तो पहले हम बात करते हैं यथार्थ इच्छा की कि यथार्थ इच्छा क्या होती है। यथार्थ इच्छा मानव की इच्छा का वह भाग है जिसका लक्ष्य व्यक्तिगत स्वार्थ की पुष्टि हो और जो स्वयं व्यक्ति में केंद्रित है। यानी कि यथार्थ इच्छा मानव की वह इच्छा है जिसका लक्ष्य व्यक्तिगत स्वार्थ हो, यानी जिस इच्छा में सामाजिक हित की अपेक्षा व्यक्तिगत स्वार्थ को महत्व दिया जाता है उसे कहा जाता है यथार्थ इच्छा। तो यथार्थ इच्छा में हम किसे महत्व देते हैं? व्यक्तिगत स्वार्थ को। दूसरी होती है आदर्श इच्छा, रियल विल। रियल विल क्या है? रियल विल मानव की वह इच्छा है जिसका लक्ष्य संपूर्ण समाज का कल्याण हो। इस इच्छा में व्यक्ति स्वयं के हित को सामाजिक हित का एक भाग मानता है और वो संपूर्ण समाज के हित को ध्यान में रखते हुए विचार करता है। यानी कि जिस इच्छा में व्यक्तिगत स्वार्थ की तुलना में सामाजिक हित को प्रमुख माना जाता है उसे हम कहते हैं आदर्श इच्छा या रियल विल। तो हमने ये दो तरह की इच्छाएं देखी। रूसो ने ये दो तरह की इच्छाएं बताई हैं, एक तो यथार्थ इच्छा और एक आदर्श इच्छा। यथार्थ इच्छा वो इच्छा जिसमें हम व्यक्तिगत स्वार्थ को महत्व देते हैं, और आदर्श इच्छा वह इच्छा जिसमें हम सामाजिक हित को महत्व देते हैं। अब देखिए सामान्य इच्छा क्या है। सामान्य इच्छा मानव की आदर्श इच्छाओं का योग है। यानी कि सामान्य इच्छा मानव की इच्छा का वह श्रेष्ठ भाग है जो संपूर्ण समाज के लिए आवश्यक रूप में हितकर हो। अर्थात मानव की वह इच्छा जो संपूर्ण समाज के लिए हितकारी हो उसे हम कहेंगे सामान्य इच्छा। सामान्य इच्छा को डिफाइन करते हुए बोसांके का ये कहना है कि सामान्य इच्छा संपूर्ण समाज के सामूहिक अथवा सभी व्यक्तियों की ऐसी इच्छाओं का समूह है जिसका लक्ष्य सामाजिक हित की पुष्टि हो। यानी कि सामान्य इच्छा के दो भाग हैं। पहली चीज़ है सामान्य व्यक्तियों की इच्छा, और दूसरी बात है सामाजिक हित पर आधारित इच्छा। जब हम सामान्य इच्छा की बात करते हैं तो सामान्य इच्छा में दो चीज़ें शामिल हैं। पहली बात तो यह है कि सामान्य इच्छा का मतलब है सामान्य व्यक्तियों की इच्छा, और दूसरी बात है सामान्य हित पर आधारित इच्छा। और इनमें जो दूसरा कंपोनेंट है उसको पहले कंपोनेंट से अधिक महत्व दिया जाता है। अर्थात सामान्य इच्छा की मुख्य विशेषता ये है कि सामान्य इच्छा सामान्य हित पर आधारित होती है,
ये वो इच्छा है जिसका लक्ष्य संपूर्ण समाज का हित हो। अब हम बात करें कि सामान्य इच्छा का निर्माण कैसे होता है। रूसो का ये कहना है कि हम सबकी इच्छा से चलते हैं और सामान्य इच्छा पर पहुंचते हैं। इसे एक्सप्लेन करते हुए रूसो का ये कहना है कि जब कभी जनता के सामने कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो जनता का प्रत्येक व्यक्ति उस प्रश्न पर व्यक्तिगत दृष्टिकोण से विचार करता है। ऐसा समाज यदि सभ्य है और उनमें नागरिकता की भावना है तो विचारों के आदान प्रदान की इस प्रक्रिया में व्यक्तियों की स्वार्थमयी इच्छाएं एक दूसरे को नष्ट कर देती है और इस प्रक्रिया से सामान्य इच्छा का उदय होता है। यानी कि सामान्य इच्छा का निर्माण कैसे हुआ कि जनता के सामने जब कोई प्रश्न आता है तो पहले तो ये होता है कि जनता का हर व्यक्ति उस प्रश्न पर व्यक्तिगत दृष्टिकोण से विचार करेगा। ठीक है, व्यक्तिगत दृष्टिकोण से जब आप विचार करेंगे तो कौन सी इच्छा प्रभावी होगी? यथार्थ इच्छा। फिर क्या होगा कि विचारों का आदान प्रदान होगा, और जब विचारों का आदान प्रदान होगा तो ये जो व्यक्तियों की स्वार्थमयी इच्छाएं थी, स्वार्थमयी इच्छाएं अर्थात यथार्थ इच्छाएं, वो नष्ट हो जाएंगी और इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप सामान्य इच्छा का उदय होगा। अर्थात एक ऐसी इच्छा का उदय होगा जिसका लक्ष्य सामाजिक हित होगा। तो एक तरीके से सामान्य इच्छा हो गई समाज के लोगों की आदर्श इच्छाओं का योग। अब सामान्य इच्छा की विशेषताएं क्या क्या है? सबसे पहली विशेषता हम लेते हैं अखंडता। सामान्य इच्छा की सबसे पहली विशेषता ये है कि उसमें एक अखंडता पाई जाती है, एक एकता उसमें पाई जाती है। दूसरी बात अविच्छेदता। अविच्छेदता का अभिप्राय ये है कि सामान्य इच्छा को प्रभु सत्ता से अलग नहीं किया जा सकता। प्रभु सत्ता सामान्य इच्छा में निहित होती है। जैसे किसी व्यक्ति के शरीर से उसके प्राणों को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही प्रभु सत्ता से सामान्य इच्छा को अलग नहीं किया जा सकता। तीसरी विशेषता सर्वोच्च एवं निरंकुश। सामान्य इच्छा सर्वोच्च होती है, इस पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होता, चाहे वो देवीय कानून हो, प्राकृतिक कानून हो या परंपरागत नियम हो, इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता। सभी के लिए इसका पालन करना जरूरी है, कोई भी व्यक्ति इसकी अवहेलना नहीं कर सकता। नेक्स्ट है स्थायी। सामान्य इच्छा क्योंकि किसी भावनात्मक आवेश पर आधारित नहीं होती है, बल्कि ये किस पर आधारित है? ये आधारित है जन कल्याण की स्थायी प्रवृत्ति पर, और ये विवेक पर आधारित है, इसलिए इसमें एक स्थायित्व पाया जाता है। नेक्स्ट है लोक कल्याणकारी। ये सामान्य इच्छा की सबसे प्रमुख विशेषता है। जैसा कि हमने बताया कि सामान्य इच्छा व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का योग है और आदर्श इच्छाएं जन कल्याण से प्रेरित होती है, इसलिए सामान्य इच्छा का लक्ष्य हमेशा जन कल्याण होता है। नेक्स्ट है अद्वैता। अद्वैता से अभिप्राय ये है कि सामान्य इच्छा किन्हीं व्यक्तियों को हस्तांतरित नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है विवेक पर आधारित औचित्यपूर्ण इच्छा। सामान्य इच्छा भावनाओं पर आधारित नहीं होती, बल्कि ये तर्क और विवेक पर आधारित होती है। अब हम एक टॉपिक और डिस्कस करते हैं कि सामान्य इच्छा और सर्वसम्मति दोनों में क्या अंतर है। सर्वसम्मति का मतलब होता है समाज के सब व्यक्तियों की इच्छा, और जब हम बात करते हैं सामान्य इच्छा की, तो सामान्य इच्छा के लिए ये आवश्यक नहीं है कि वो समाज के सब व्यक्तियों की इच्छा हो। सामान्य इच्छा किसी एक व्यक्ति की इच्छा हो सकती है, कुछ व्यक्तियों की इच्छा हो सकती है, या सभी व्यक्तियों की इच्छा हो सकती है। अर्थात सर्वसम्मति का अभिप्राय है
समाज के सब लोगों की सहमति, लेकिन सामान्य इच्छा के लिए ऐसा होना आवश्यक नहीं है। दूसरी चीज़, सामान्य इच्छा में एक ऐसी एकता होती है जो सर्वसम्मति में नहीं होती। देखिए, सर्वसम्मति से अभिप्राय ये है कि सबकी सहमति। हो सकता है कि सबने जो सहमति दी हो वो दबाव में आकर दी हो, और जब कभी उन्हें मौका मिले तो वो सर्वसम्मति से इनकार भी कर दें। लेकिन सामान्य इच्छा में ऐसा नहीं होता। सामान्य इच्छा में जो एकता होती है, जो अखंडता सामान्य इच्छा में होती है, वैसी सर्वसम्मति में नहीं पाई जाती। फिर है, सर्वसम्मति किन्हीं परिस्थितियों में कुछ व्यक्तियों के विशेष हितों से संबंधित हो सकती है, किंतु सामान्य इच्छा अनिवार्य रूप से समस्त जनता के कल्याण से संबंधित होगी। सर्वसम्मति, हो सकता है कि सभी लोगों ने अपनी सहमति दे दी लेकिन उसका संबंध केवल कुछ व्यक्तियों के हितों से हो सकता है कि वो केवल कुछ व्यक्तियों को ही बेनिफिट देने वाली हो, उसका संबंध केवल कुछ व्यक्तियों के विशेष हितों से हो। लेकिन सामान्य इच्छा में ऐसा नहीं होता। सामान्य इच्छा हमेशा सभी के लिए कल्याणकारी होती है। सामान्य इच्छा की एक मुख्य विशेषता ये है कि ये समस्त जनता के लिए कल्याणकारी होती है। तो सर्वसम्मति हो सकता है कि केवल कुछ व्यक्तियों के विशेष हितों से संबंधित हो, लेकिन सामान्य इच्छा हमेशा अनिवार्य रूप से जनता के कल्याण से ही संबंधित होती है। अब हम सामान्य इच्छा के सिद्धांत की आलोचना देखते हैं। सबसे पहली आलोचना है अस्पष्ट एवं अव्यवहारिक। देखिए, अव्यवहारिक क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि जैसा कि आलोचना करते हुए वेपर ने ये कहा है कि जब रूसो हमें सामान्य इच्छा का पता ही नहीं दे सकते, तो इस सिद्धांत के प्रतिपादन का लाभ ही क्या हुआ? रूसो ने हमें एक ऐसे अंधकार में छोड़ दिया है जहां हम सामान्य इच्छा के बारे में अच्छी तरह सोच भी नहीं सकते। ये कथन है वेपर का। ये क्यों कहा गया है? देखिए, इसका अभिप्राय ये है कि एक विशेष समय पर सामान्य इच्छा क्या होगी, इसका ज्ञान प्राप्त करना लगभग असंभव सा है, और स्वयं रूसो इस बारे में पूर्ण निश्चित नहीं है। और अगर हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट को देखें, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो रूसो का ग्रंथ है, तो उसमें इस बारे में परस्पर विरोधी बातें कही गई है। तो सामान्य इच्छा का निवास कहाँ है? सामान्य इच्छा के निवास के बारे में ही अनिश्चितता है। इसलिए ये कहा गया है कि रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत अस्पष्ट एवं अव्यवहारिक है। दूसरा है यथार्थ इच्छा एवं आदर्श इच्छा का भेद काल्पनिक। रूसो का ये जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत है, इसका बेस क्या है? इसका बेस ये है कि व्यक्तियों में दो तरह की इच्छाएं होती हैं, एक यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा। यथार्थ इच्छा वो इच्छा जिसमें कि व्यक्ति केवल अपना भला सोचता है, और आदर्श इच्छा वो इच्छा जिसमें व्यक्ति सामाजिक हित के बारे में सोचता है। लेकिन जैसा कि हॉबाउस ने कहा है कि यथार्थ इच्छा तथा आदर्श इच्छा का अंतर व्यवहार में सही नहीं होता, क्योंकि मानव में दो तरह की प्रवृत्तियां होती है, एक व्यक्तिगत स्वार्थ और एक लोकहित, और दोनों को एक दूसरे से पृथक करना संभव नहीं है। तो ये जो भेद है यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा, ये भेद ही काल्पनिक है। नेक्स्ट है सामान्य हित की व्याख्या संभव नहीं है। रूसो का सामान्य इच्छा का विचार आधारित है सामान्य हित पर, लेकिन सामान्य हित की व्याख्या करना संभव नहीं है, क्योंकि किसी कार्य को करने से पूर्व ये हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि इस कार्य का परिणाम जन कल्याण ही होगा। तो जब सामान्य हित की व्याख्या ही संभव नहीं है, तो सामान्य इच्छा का सिद्धांत ही निरर्थक है। इसीलिए
मार्ले जो है विचारक, उनका ये कहना है कि रूसो ने कोरी बहस में अपना समय नष्ट कर दिया है। नेक्स्ट हम बात करें निरंकुश तथा अत्याचारी राज्य का पोषक। सामान्य इच्छा की जो धारणा है ये एक तरीके से निरंकुश और अत्याचारी राज्य को बढ़ावा देती है, क्योंकि एक विशेष समय पर सामान्य इच्छा क्या है ये निर्धारित करने का अधिकार होगा शासक को, और यदि शासक दुराचारी है तो वो अपने स्वार्थ को ही सामान्य इच्छा का रूप दे सकता है। इसके अलावा रूसो के सिद्धांत में जनता ने अपने सभी अधिकारों का समर्पण कर दिया है, तो जनता को किसी भी परिस्थिति में समाज के विरोध का अधिकार नहीं है। इसीलिए कुछ विचारक जो हैं, जैसे वाहन है, ब्रैंडेड रसल है, मरे है, इन्होंने रूसो पर यह आरोप लगाया है कि रूसो निरंकुशवाद और अधिनायकवाद का पोषक है। नेक्स्ट है प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्र में संभव नहीं। देखिए, सामान्य इच्छा के लिए ये जरूरी है, सामान्य इच्छा के निर्माण के लिए ये जरूरी है कि सभी व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से प्रभु सत्ता के प्रयोग में सक्रिय रूप से भाग लें। लेकिन वर्तमान समय में लगभग सभी देशों में प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्र है, और जहाँ प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्र है वहाँ पर इस सिद्धांत को अपनाना संभव नहीं है। तो ये हमने आलोचनाएं देखी, लेकिन आलोचनाएं होते हुए भी रूसो का ये जो कंसेप्ट है इसका महत्व कम नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण देन है रूसो की, और अगर हम इसके महत्व की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये है कि रूसो का ये सामान्य इच्छा का विचार प्रजातंत्र की स्थापना करता है, क्योंकि उसका ये विश्वास है कि सत्ता का आधार जन स्वीकृति है, जनता की इच्छा सर्वोपरि है, जनता को कानून निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेना चाहिए, सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए। तो सामान्य इच्छा का जो विचार है एक तरीके से लोकतंत्र की स्थापना करता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन करता है। दूसरी चीज़, सामान्य इच्छा का सिद्धांत राष्ट्रवाद का प्रेरक है। ये एक तरीके से राष्ट्रवाद के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि सामान्य इच्छा की धारणा से ये अभिप्राय मिलता है कि जिस जीवन में समर्पण है, जहाँ साहचर्य है, जहाँ एकता है, वही जीवन श्रेष्ठ है। नेक्स्ट है फ्रांस एवं अन्य देशों में क्रांति का प्रेरक विचार। सामान्य इच्छा की धारणा को हम फ्रांस की क्रांति का प्रेरक विचार कह सकते हैं। इसके अलावा फ्रांस के अलावा अन्य देशों में जो क्रांतियाँ हुई वो भी रूसो से बहुत अधिक इंस्पायर्ड हुई, और रूसो की जो पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें ये जो सामान्य इच्छा का कंसेप्ट है इसने लोगों को बहुत मोटिवेट किया। नेक्स्ट है व्यक्ति तथा सामाजिक हित दोनों को प्रधान था। ये जो सिद्धांत है ये व्यक्ति को भी महत्व देता है और समाज के हित को भी, दोनों को ही प्रधानता प्रदान करता है, क्योंकि सामाजिक हित को महत्व देते हुए व्यक्ति अपने सभी अधिकारों का समर्पण कर देता है, लेकिन समाज के एक अंग के रूप में व्यक्ति अपने उन अधिकारों को पुनः प्राप्त भी कर लेता है। तो इसमें दोनों को महत्व दिया है, सामाजिक हित को भी और व्यक्ति को भी। इसके बाद ये जो सिद्धांत है ये सामाजिक स्वरूप को सुदृढ़ करता है। सामाजिक स्वरूप को सुदृढ़ कैसे करता है कि ये सिद्धांत ये मानता है कि व्यक्ति या समाज में शरीर और उसके अंगों के समान संबंध है। तो एक तरीके से ये सामाजिक स्वरूप को सुदृढ़ता प्रदान करता है। इसके अलावा एक और महत्व इसका ये है कि ये सिद्धांत इस बात का प्रतिपादन करता है कि राज्य एक स्वाभाविक और अनिवार्य संस्था है। तो ये आज हमने रूसो का कंसेप्ट देखा।